हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फ़िज़िक्स यानी परमाणुवीय भौतिकी, और आज इसका पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें पिछला जो पार्ट था, पिछली वीडियो थी, उसमें अपने इसके सारे चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके मैं बुक के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो पहले एक वीडियो मैंने क्वेश्चंस पर बनाई थी उसमें कवर कर लिए थे, और बचे हुए क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आपको मैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर करवाऊंगा जो आपके बहुचयनात्मक है, चाहे अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, सभी इसमें अपने कवर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बहुचयनात्मक यानी कि ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं ओनली वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हुए बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु दिया है, कक्षा दी है, एक तीसरी से किस में करता है, दूसरी में करता है संक्रमण। तो आपको पता है छोटी वैल्यू जो n1 की होती है और बड़ी वैल्यू n2 की। तो n1 और n2 की वैल्यू आपको दी हुई है और तरंगदैर्ध्य निकालनी है। तो तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। अब देखो, आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि r की वैल्यू रखी नहीं हुई, r को r ही पड़ा रहने दिया। तो आपको उत्तर भी इसी हिसाब से निकालना होगा। तो आप क्या करो, इसमें आर का मान मत रखो, बाकी मान इसमें पुट कर दो आप। तो जब आप इसमें क्या करोगे, बाकी के मान पुट करोगे, तो देखो क्या आएगा आपके पास, यहाँ 1/2 का स्क्वायर और यहाँ 1/3 का, और 1/4 में से 1/9 माइनस। तो 9 और 4 का जो एलसीएम आएगा 36 आएगा, 9 × 4। और इसके पास देखो अब 9 नहीं है तो इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा 36 बनाने के लिए, और इसके पास 4 से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर 4 आ जाएगा। या आपको डायरेक्ट बता देता हूँ भी, अगर ऐसा आ जाए कि दोनों नीचे वाली संख्याओं का गुणा एलसीएम हो, यानी 4 × 9 क्या एलसीएम है, तो इसको क्या करो, टेढ़ा लिख दो, 9 को इधर लिख दो और 4 को इधर लिख दो। ये मैथ की एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो 9 - 4 बटा में 9 × 4, तो ये 5/4/36। अब ये वाली वैल्यू तो 1/λ की आई है। आपसे उसने पूछा क्या है, तरंगदैर्ध्य पूछिए, यानी लैम्डा की वैल्यू पूछी है। तो देखो, ऑप्शन में तो 5/4/36 भी है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। आपको लैम्डा के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मान को उल्टा करना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या आएगा, 36/5r। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा 36/5r, ठीक है। सही ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है। तो अपने को पता है लाइमन श्रेणी जो होती है वो पराबैंगनी भाग से रिलेटेड होती है। बामर श्रेणी थी वो क्या थी, पराबैंगनी और दृश्य दोनों, और बाकी की जो तीनों श्रेणियां थी, पाश्चिन, ब्रैकेट और फंड, वो अवरक्त भाग से संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको यहाँ से एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। देखो क्या है क्वेश्चन कि किसी H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जो ऊर्जा स्तर n = 4 तक उत्तेजित किया गया है, द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी। मतलब कोई आपने क्या किया कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को n = 1 से n = 4 में भेज दिया। तो अब वो कह रहा है कि 4 से जब दोबारा इस 1 में लौटेगा वो, तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं संभव हो सकती हैं, उनकी संख्या निकालो आप। तो अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो पहले तो इसका क्या है, जनरल मेथड है, यानी कि बड़ा मेथड है करने का। तो अगर अब मान लो ये पहली रेखा है, ये दूसरी, 2, 3 और 4। तो देखो क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, या तो क्या आ जाए, सीधा चौथी से पहली में आ जाए। भी ये चौथी कक्षा है और ये पहली कक्षा है, सीधा चौथी से पहली में आ सकता है इलेक्ट्रॉन। तो एक स्थिति तो ये वाली होगी, चौथी से पहली। या इलेक्ट्रॉन देखो क्या हो सकता है, चौथी से पहले तीसरी में आए, फिर तीसरी से दूसरी में आए, और दूसरी से पहली में आए। एक कंडीशन ये हो सकती है, चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, और दूसरी से पहली में आए। या इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, चौथी से दूसरी कक्षा में आए, फिर दूसरी से पहली में आ जाए। तीसरी में ना आए इलेक्ट्रॉन, चौथी से सीधा दूसरी में, चौथी से सीधा दूसरी, फिर दूसरी से सीधा पहली वाली आएगी। या फिर इलेक्ट्रॉन चौथी से तीसरी में आके और तीसरी से डायरेक्ट पहली कक्षा में आ जाए। तो इस टाइप से बहुत सारी इसकी स्थितियां पॉसिबल होती हैं। इस क्वेश्चन में 4 कक्षा n = 4 दिया हुआ है, तो उसके लिए ये स्थितियां संभव है।
तो ऐसे तो आपको अगर मान लो n बराबर 6 दे दे तो बहुत सारी स्थितियां बन जाएंगी, तो अपने को डायरेक्ट ऐसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ और वो फॉर्मूला आप बुक के 14.6 नंबर उदाहरण में देख सकते हो भी बना कैसे है वो वाला फॉर्मूला। तो देखो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण करता है उच्च से निम्न कक्षा में तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं संभव होती हैं, उसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2) और n यहाँ पे क्या है, जो ऊर्जा स्तर तक उसे उत्तेजित किया गया है। तो n का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 रख दो तो 4 गुणा 3 और बटा में 2, 4 × 12/2, 6 रेखाएं आ जाएंगी और 6 ही इस फॉर्मूले से आ रही थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके 2-3 न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो आपकी बुक के क्वेश्चंस रिमेनिंग रह रहे हैं, बचे हुए क्वेश्चंस है बुक के अंदर जो सॉल्व होते हैं, वो मैं आपको क्या करूंगा कि पहले अपने क्या करें, सारा यानी कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कवर कर लें, वो बाद में धीरे धीरे 1-2 वीडियो बना के उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि वो सॉल्व किए हुए हैं तो उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो उन पर भी मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा पहला यही उद्देश्य है कि आपको क्या करूं, सारे चैप्टर्स की एक बार नोट्स के साथ जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल हैं वो करवा दूं। सॉल्व वाले अपने जब रिवीजन करेंगे तब भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, छठा क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन श्रेणी के लिए न्यूनतम व अधिकतम तरंगदैर्ध्य है। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए आपको लघुत्तम और अधिकतम तरंगदैर्ध्य निकालनी है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपके करने के लिए छोड़ा हुआ है, करवाया नहीं हुआ क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है। तो लाइमन श्रेणी के लिए n1 का जो मान होता है वो n1 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से पहली कक्षा में आता है, तभी अपने को लाइमन श्रेणी मिलती है। अब देखो, दोनों ही स्थितियों में चाहे तो वो लघुत्तम वाली मिनिमम वाली हो चाहे अधिकतम वाली हो, n1 का मान तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जो एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है E=hc/λ होती है। तो लैम्डा की व्युत्क्रमण अनुपाती है, अगर ऊर्जा ज़्यादा लैम्डा कम, लैम्डा ज़्यादा ऊर्जा कम। तो अब आपको पता है भी सबसे ज़्यादा गैप तो अनंत वाली में होता है, तो मतलब लैम्डा का मान सबसे कम किसके लिए होगा, अनंत वाली के लिए होगा। तो n2 का मान क्या आ जाएगा, अनंत किसके लिए, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए। और अधिकतम तरंगदैर्ध्य अगर आपको निकालनी है तो n2 का जो मान होगा वो आपको क्या लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि दूसरी से पहली कक्षा में क्या होता है, गैप सबसे कम होता है ऊर्जा का, और ऊर्जा का गैप सबसे कम मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, वही 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो एक बार तो n1 और n2 की वैल्यू 1 और अनंत रखनी पड़ेगी, और जब आप अधिकतम निकालोगे तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको समझना मुश्किल है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दी हुई है क्वेश्चंस की, तो तभी मैंने इसको सारे क्वेश्चंस आपको लगभग कवर करवाने की कोशिश की है। तो देखिए 7वां कि दिया गया चित्र किसी परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दर्शाता है। अब देखो, डायग्राम तो नहीं दिया हुआ था, इसमें बता रखा है भी कोई डायग्राम है, लेकिन डायग्राम दिया नहीं हुआ तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी नहीं है बनाने की। परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दर्शाता है जब इलेक्ट्रॉन 2e के स्तर से ऊर्जा स्तर E में संक्रमित होता है। ठीक है, कि कोई 2e ऊर्जा स्तर है, यहाँ पे 2e है, इससे कहाँ पे आता है, इस E ऊर्जा वाले में आता है इलेक्ट्रॉन। तो तब आपको पता है कि उच्च ऊर्जा 2e है और निम्न ऊर्जा E है, तो उच्च से निम्न में आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये तरंग का या विकिरण का या फोटोन का उत्सर्जन करेगा। तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा के फोटोन का क्या करता है, उत्सर्जन, यानी जो यहाँ पे फोटोन निकलता है उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी है, लैम्डा है। ठीक है, E के ऊर्जा 4e/3 के स्तर से E के संक्रमण में E में संक्रमण करने पर उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। अब आपको कह दिया कि कोई एक और ऊर्जा स्तर है 4e/3, यहाँ पे ऊर्जा कितनी है, 4e/3 है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या आता है, दोबारा इस E में आता है। तो अब बताओ भी यहाँ पे जो तरंग उत्सर्जित होगी उसकी लैम्डा कितनी होगी। भी आपको एक बार तो दे दिया और एक बार आपसे पूछ लिया भी कितनी होगी। तो आपको इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, ये कंसेप्ट जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता है भी ऊर्जा क्या होती है, या फोटोन जितनी ऊर्जा का उत्सर्जित होगा वो ऊर्जा इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है।
आपको मैंने बताया था ना अभी E2 माइनस E1 क्या होता है, hc बटा लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है, या h म्यू के क्या होता है, ये इक्वल होता है। यानी उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न की माइनस कर दो, उतनी दो ऊर्जा स्तरों के बीच जो गैप होगा उतनी ऊर्जा क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया हुआ है कि वी नो दैट यदि किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो ऊर्जा क्या होती है, hc बटा लैम्डा होती है। अब आपको पता है भी इलेक्ट्रॉन 2e ऊर्जा स्तर से E में संक्रमण करता है, अतः उत्सर्जित ऊर्जा दोनों स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। तो यानी कि जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा फोटोन वो क्या होगी, अंतर के बराबर होगी। तो अब आपको क्या करना होगा, 2e में से E घटा देना और वो इस hc बटा लैम्डा के इक्वल रख देना। तो यहाँ से 2e में से E माइनस करेंगे तो E आ जाएगा, वो hc बटा लैम्डा, इसको समीकरण नंबर 1 दे दी। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। दूसरी कंडीशन में आपको क्या बोल रखे है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो संक्रमण करता है 4e/3 से E में। तो 4e/3 से E में जब संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश मान ली, यही अपने को निकालनी है, यानी जो निकालनी है उसको लैम्डा डैश मान लिया। तो अब देखो 4e/3 से E में आएगा तो दोनों का अंतर hc बटा लैम्डा डैश के बराबर होगा। hc बटा लैम्डा डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जब इस तीन का एलसीएम लोगे तो 4e में से 3e माइनस यानी E/3 के इक्वल आ जाएगा। अब एक समीकरण तो ये रही और एक समीकरण आपके पास ये रही। अब आपको क्या करना है, दोनों को भाग करना है, तो समीकरण 1/2 कर दो। तो देखो क्या आएगा आपके पास, hc बटा लैम्डा और hc बटा लैम्डा डैश और इधर E/3। तो लैम्डा डैश बटा लैम्डा 3 के बराबर आ गया और लैम्डा डैश यहाँ से 3 लैम्डा के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आप कहोगे भी सर इसको इसी तरीके से क्यों किया, और तरीके से देखो, तरीका कोई भी हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन अपने को आंसर के हिसाब से चलना पड़ेगा जो आपको आंसर कहा हुआ है। पेपर में आपको नहीं पता भी आंसर क्या होगा तो पेपर में आप अपने तरीके का मेथड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर दिए होते हैं, उन चारों ऑप्शन में से देख के आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है। तो ये क्या है, 3 लैम्डा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन क्या है कि उस उत्तेजित अवस्था की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी जिसमें उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का उत्सर्जन करने के बाद मूल अवस्था में लौटता है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हुआ है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उत्तेजित अवस्था की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, मतलब आपसे n का मान पूछा हुआ है, यानी जो कक्षक की संख्या होती है या जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कह देते हो आप, उस n का मान पूछा हुआ है। और n का मान पूछा किस में हुआ है, उत्तेजित अवस्था में। तो उत्तेजित अवस्था में n2 होता है, यानी क्योंकि n1 तो क्या होती है, मूल अवस्था होती है, और n2 उत्तेजित, मतलब n2 पूछा हुआ है एक हिसाब से, जिसमें उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का उत्सर्जन करने के बाद मूल अवस्था में लौटता है। मतलब जो फोटोन है, जो फोटोन का उत्सर्जन करता है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा आपको दी हुई है। तो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे रख दो आप, और तो क्या है। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या वाला जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, जो तरंग दैर्ध्य वाला 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वेयर 1/n2 स्क्वेयर। अब n1 का मान तो 1 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि उत्सर्जन करने के बाद किस अवस्था में लौटता है, मूल अवस्था में, और मूल अवस्था अपने n1 बराबर 1 को ही बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, n2 का मान आपने n मान लिया क्योंकि यहाँ पे n बोला हुआ है n2 को, तो अब इसमें रख दो आप 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा, r 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। r का मान आपको नहीं रखना क्योंकि आंसर में आपसे r के रूप में उत्तर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/λ बराबर r 1/1 की स्क्वेयर माइनस 1/n की स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन की हुई है, क्या किया हुआ है कि आपने क्या किया, ये आ गया 1/1 की स्क्वेयर, क्या आ गया 1 आ गया, और ये 1 माइनस n स्क्वेयर आ गया ये, और ये वाला जो r है ये इस लैम्डा के बटा में चला गया, यहाँ 1/λ r इसका मान आ जाएगा। तो अब क्या करो, 1/n स्क्वेयर को तो इधर ले जाओ और 1/λ r को इस साइड ले आओ, ठीक है। तो 1/n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/λ r आ जाएगा, और लैम्डा आर एलसीएम आगे ऊपर लैम्डा आर माइनस 1/λ r। तो n स्क्वेयर का मान तो इतना आएगा, और n का मान निकालना है तो ये क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका अंडर रूट। तो देखो क्वेश्चन आसान है, आंसर देख के कभी नहीं घबराना, आपको क्या करना है, जो जो चीज़ दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, जो चीज़ आपसे पूछी हुई है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, ठीक है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि H परमाणु n बराबर 4 से n बराबर 1 अवस्था में संक्रमण करता है। तो H परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में c यहाँ पे क्या है, प्रकाश का वेग मात्रक में क्या होगा।
तो देखो क्या पूछा हुआ आपसे, पहले तो ये देखो आपसे पूछा हुआ है संवेग, ठीक है भी हाइड्रोजन परमाणु जब n बराबर 4 से n बराबर 1 में आता है तो H परमाणु का संवेग ज्ञात करो भी संवेग क्या होगा। तो आपको पता है अपने पास संवेग का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऊर्जा अपने को पता है। तो देखो एक चीज़ इसमें क्या अप्लाई होती है कि जब भी आपका कोई हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न कक्षा में आएगा तो फोटोन का उत्सर्जन करेगा, ठीक है ना, फोटोन का उत्सर्जन करेगा। और ये उत्सर्जन किसके रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेग होता है वो c होता है, यानी प्रकाश के वेग से चलती है। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो प्रकाश के वेग से गति करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी c के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, हमेशा ये काम आएगी ये वाली बात, ठीक है। तो अब देखो आपको जो चीज़ दी हुई है वो लिख दो, n1 बराबर 1 दिया हुआ है, तो n1 बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखो आपको संवेग निकालना है, तो संवेग तो नहीं पता, लेकिन ऊर्जा आपको पता है कि अगर c वेग से कोई m द्रव्यमान का कण चल रहा है तो E बराबर mc² उसकी ऊर्जा होती है। अब ये कहाँ से आ गया, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बोल देते हैं इसे, E बराबर mc²। आइंस्टीन ने क्या बताया था, ऊर्जा होती है कोई c वेग से अगर कोई कण गति कर रहा हो m द्रव्यमान का, ठीक है। तो n1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो इतनी आ गई, और n2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप निकालोगे, ये फॉर्मूला कौन सा है, -13.6 Z² बटा n²। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z² का मान 1 और n² का मान n बराबर 1 रखा तो ये आ गया, और n बराबर 4 रखा तो ये। अब आपको पता है कि ऊर्जा उत्सर्जित कितनी करेगा, जितना इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर होगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्या आ जाएगी आपके पास, डेल्टा E4 माइनस E1, दोनों का अंतर ले लोगे आप। तो जब अंतर निकालोगे तो -0.85 और माइनस का -13.6, तो ये आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों का अंतर आ जाएगा, ठीक है, दोनों ऊर्जाओं का। अब आपको पूछा हुआ है कि उसका संवेग, तो अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है डेल्टा E बटा C, ये कहाँ से आ गया अभी। तो देखो आपको पता है मैंने अभी बताया है कि जो फोटोन उत्सर्जित करेगा, फोटोन का जो ऊर्जा लेते हैं अपने, आइंस्टीन ने बताया था mc² से लेते हैं, ये तो होती है ऊर्जा। और आपको पता है संवेग होता है mv, और अगर कोई का m द्रव्यमान का कण c वेग से गति कर रहा है तो mc उसका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। भी इस वेग की जगह पे अब वेग क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, क्योंकि जो फोटोन होता है या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसका वेग क्या होता है, c होता है, तो उसका संवेग mc हो जाएगा। तो अब इस mc² को अपने को c से डिवाइड करना पड़ेगा, c से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास, mc की वैल्यू आ जाएगी और वो संवेग होगा। तो देखो क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु का संवेग निकालने के लिए इस डेल्टा E को c से भाग कर दिया, इस ऊर्जा को c से भाग कर दिया, और ऊर्जा का मान रख दिया 12.75 EV और c, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और c। अब c का मान नहीं रखा क्योंकि आपसे जो आंसर पूछा हुआ उसने आंसर में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 13.60, 12.75, 0.85 और 22.1 दिया हुआ आपको, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आंसर जो निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c मात्रक में निकालना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c में कितना मान आ रहा है आपके पास, 12.75। तो ये क्या हो जाएगा 12.75, यानी b इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ अपने को वैसा उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है मैंने लिखा हुआ है डिस्कस इन 8th चैप्टर, क्योंकि इसमें क्या है चुंबकीय आघूर्ण पूछा हुआ और वो फॉर्मूला अभी तक अपने पढ़ा नहीं हुआ, वो 8th चैप्टर में आएगा, तब आपको ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे करवा दूंगा। अभी अपने इसको नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि 8th चैप्टर अपने कंप्लीट नहीं किया हुआ। नेक्स्ट देखो, ये तो थे आपके अब तक के जो बहुचयनात्मक यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब अपने करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पिछले जो वीडियो थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 2-3 ही रह गए थे अति लघुत्तरात्मक के। तो आपसे पूछा हुआ है कि बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य लिखो। तो देखो अंतिम और प्रारंभिक रेखा कौन सी लेनी है आपको अगर लाइमंड श्रेणी की बात करूं तो लाइमंड श्रेणी में देखो पहली रेखा होती है जब दूसरी से पहली में आता है इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी से पहली में आ सकता है, फिर चौथी कक्षा से पहली कक्षा में, ऐसे चलते चलते लास्ट लाइन कब बनेगी, जब आपका इलेक्ट्रॉन अनंत से लेके और किस में आएगा, पहली कक्षा में आएगा, ठीक है। ये लाइमंड श्रेणी के लिए है। अब बामर श्रेणी की अंतिम रेखा कब आएगी, आपको पता है बामर श्रेणी में n1 का मान 2 होता है,
तो जब आपका इलेक्ट्रॉन इस अनंत से इस दूसरी कक्षा में आएगा तो अपने को क्या होगी, बामर श्रेणी की अंतिम रेखा मिलेगी और उसकी आपको तरंग दैर्ध्य पूछी हुई है। ठीक है, तो देखो n1 का मान तो 2 है और n2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अंतिम रेखा जब भी आएगी तब अनंत लिखना है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दें भी पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य है, तो पहली रेखा में n2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला लगा दो आप, तरंग दैर्ध्य वाला 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें n1 और n2 की वैल्यू रख दो, तो 1 अनंत तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, आर का 1.0973 गुणा 10⁻7 और गुणा में ये 1/4 हो जाएगा। और जब इसको उल्टा करोगे यानी लैम्डा को ऊपर लेके जाओगे तो ये वाली वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, जो यानी 4 था वो ऊपर चला जाएगा और बाकी वैल्यू नीचे रहेगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 3.648 इंटू 10⁻7। और ये क्या है, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, तो ये क्या करो, पॉइंट को यहाँ लास्ट में ले जाओ, मतलब 3648 एंगस्ट्रॉम इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻10 होता है। तो इसको 10⁻10 में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा और 1000 से भाग। तो 1000 से भाग करोगे तो वो 10⁻3 होगा नीचे, और 10⁻3 ऊपर जाके 10⁻3 बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 10⁻10 3648 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 11वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखो जिसकी कुछ रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में बढ़ती हैं। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में आपको बताया था बामर श्रेणी की रेखाएं बढ़ती हैं, तो बामर श्रेणी क्या आ जाएगा इसका आंसर। फिर 12वां क्वेश्चन, बोर सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या किस परिकल्पना पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या, आपको बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक कराया था कि बोर सिद्धांत की जो द्वितीय अभिग्रहित है MVR बराबर NH/2π, उसका स्पष्टीकरण डी ब्रोगली ने दिया था। तो डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना पर ये चीज़ आधारित है। ठीक है, 2πr बराबर n लैम्डा होता है जिसमें। अब नेक्स्ट देखो आता है, ये तो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। देखो लघुत्रात्मक क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, इसमें वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं जो क्वेश्चन क्या है, थोड़े नए हैं, यानी आपने उसकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर में नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, नए टाइप के थोड़े दे रखे हैं, लेकिन है चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड है, यानी डायरेक्ट आंसर नहीं दिए हुए चैप्टर में। जिसने चैप्टर को समझा है वो क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन जो नोट्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं वो क्वेश्चन इसमें मैं आपको नहीं करवा रहा। जैसे बोर मॉडल की कमियां हैं, तो कमियां तो आपको क्या है, पढ़ी हुई हैं सारी आपने, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, परंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं। ऐसा कैसे होता है, संक्षेप में समझाइए। यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो एक ही रेखा मिलनी चाहिए। तो आपको कहा है कि लेकिन उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें तो बहुत सारी रेखाएं मिलती हैं, श्रेणियां मिलती है, लाइमन बामर पास चिन्ह, तो वो क्यों मिलती हैं, तो श्रेणियां मिलती क्यों थी। आपको पता है भी इलेक्ट्रॉन ऐसे तो है नहीं भी एक ही कक्षा में रहेगा। इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दोगे तो उच्च कक्षा में चला जाएगा, और उच्च से निम्न में जब आएगा तो वो क्या बनेंगी, अलग अलग श्रेणियाँ बनेंगी। और उच्च से निम्न में आने की अलग अलग स्थितियाँ भी बनती हैं। अभी दूसरी से पहली में आया, या फिर मान लो छठी कक्षा से चौथी में आ गया पहले, फिर चौथी से तीसरी में चला गया, फिर तीसरी से डायरेक्ट पहली में आ गया। ऐसे बहुत सारी स्थितियां बनती हैं और उन सभी स्थितियों के हिसाब से अपने को क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। और उस स्पेक्ट्रम में तभी अपने को क्या मिलती है, अलग अलग रेखाएं। तो इसका स्पष्टीकरण पढ़ लो, समझा मैंने आपको दिए ही। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा देने पर उसमें उपस्थित परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में संक्रमण करते हैं, मतलब विभिन्न कक्षाओं में जंप कर जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। तथा इन भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब पुनः मूल अवस्था में लौटते हैं तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के समान ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। मतलब कि कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे वो, जो दोनों कक्षकों की ऊर्जा का अंतर होगा उसके समान। और भिन्न भिन्न कक्षाओं के लिए इस अंतर का मान भी भिन्न भिन्न होता है। आपको पता है भी हर एक कक्षा की ऊर्जा फिक्स होती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 13.6 होती है, फिर क्या होती है ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हर एक कक्षा की ऊर्जा फिक्स है। और जब ये क्या करेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में आ रहा है तो ये वाला गैप तो अलग होगा, और एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है और ये ऊर्जा का गैप अलग होगा। तो अपने को दो अलग अलग गैप मिलने पर अलग अलग रेखाएं मिलेगी स्पेक्ट्रम में। तो तभी क्या होता है कि भिन्न भिन्न अतः H परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं उपस्थित होती हैं, क्योंकि ऊर्जा का मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ऊर्जा भिन्न तो मतलब लैम्डा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न ही होगी, क्योंकि Hc तो फिक्स ही रहता है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम के अध्ययन में तत्वों की पहचान कैसे की जाती है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया, चैप्टर में इसका दिया भी नहीं हुआ और पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं आई हुई। लेकिन फिर भी आपको जिज्ञासा शांत करने के लिए आपको इसका आंसर बता देता हूँ भी कैसे। पहले तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आपसे कि रेखीय स्पेक्ट्रम है, यानी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है या और जो हाइड्रोजन सदृश आयन है उनका स्पेक्ट्रम मिलता है, उनसे तत्वों की पहचान कैसे करते हैं अपने। भी आपको क्या दे दें, दो स्पेक्ट्रम दे दें और आपको कहें भी ये किस किस तत्व के स्पेक्ट्रम है, तो आप कैसे पहचान कर सकते हो। तो देखो रेखीय जो स्पेक्ट्रम होगा, जो अपने को स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम अपने को एक चीज़ देता है और वो होती है लैम्डा। स्पेक्ट्रम से हम लैम्डा का मान पता कर सकते हैं भी लैम्डा का मान कितना है। भी इस जो इसमें लाइन आ रही है ये वाली, इसकी लैम्डा कितनी है, जो इसमें कोई और लाइन आ रही है उसके लिए लैम्डा का मान कितना है, तो लैम्डा पता कर सकते हैं। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम से लैम्डा का मान पता हो जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, उस लैम्डा से E बराबर hc बटा लैम्डा फॉर्मूला लगाएंगे। h और c का मान तो पता ही है आपको, प्लांक नियतांक और c प्रकाश का वेग, तो इससे ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, एक ऊर्जा तो अपने किससे निकाल ली, स्पेक्ट्रम से लैम्डा का मान निकाल लो और लैम्डा से क्या निकाल ली, ऊर्जा निकाल ली। अब दूसरा क्या है, अपने को बोर ने फॉर्मूले दिए हुए हैं। बोर ने फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि जो 1/लैम्डा होता है वो क्या होता है, r/z² और 1/n1² और 1/n2² के इक्वल होता है। ठीक है, 1/n2² इसके इक्वल होता है। तो अब देखो एक इस फॉर्मूले में अगर इसको hc से गुणा कर दे तो इधर भी hc से गुणा हो जाएगा, तो hc बटा लैम्डा का मान एक इससे निकाल लो। ठीक है, और अलग अलग तत्वों के लिए आप क्या कर सकते हो, इस hc बटा लैम्डा का मान निकाल सकते हो। अब एक सारणी तो अपने पास इससे बन जाएगी और एक ऊर्जा का मान यहाँ से मिलेगा, तो मैच कर लेंगे दोनों में भी कौन सा मान मैच हो रहा है, किस तत्व के लिए मैच हो रहा है, तो वो मैच करके अपने बता सकते हैं भी ये वाला जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का है या लिथियम का है या हीलियम का है, किसका है ये स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, एक तो अपने पास क्या होगा, यानी किताब में जो वैल्यू लिखी हुई हैं, और दूसरी आप प्रयोग से जो वैल्यू मिल रही हैं, दोनों को मैच करके देख लेंगे, दोनों से क्या हो जाएगा, अपना आंसर मैच हो जाएगा और अपने तत्व का निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो रेखीय स्पेक्ट्रम से में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य का पता लगता है। भाई उत्सर्जित विकिरण होती है उसकी तरंगदैर्ध्य का पता लगता है। इस तरंगदैर्ध्य से हम ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं और यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के दो ऊर्जा स्तरों के संक्रमण से प्राप्त ऊर्जा के समान होती है। मतलब कि ये वाली जो ऊर्जा होगी दोनों क्या होगी, ऊर्जा के गैप के इक्वल होगी, दोनों जो ऊर्जा स्तर होंगी E2 - E1। अब E2 और E1 के सैद्धांतिक मान हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको पता है ये फॉर्मूला दिया था बोर्ड ने भी, आपको किसी भी तत्व के किसी भी कक्षा में ऊर्जा निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो अपने देख लेंगे भी दो ऊर्जा स्तरों का जो गैप आ रहा है वो ये हीलियम के लिए आ रहा है या किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए आ रहा है या लिथियम के लिए। जिसके गैप के मान के समान होगा वो क्या हो जाएगा, वही तत्व आपका आंसर आ जाएगा। तो वह विभिन्न तत्वों के लिए इसका मान क्या होता है, नियत होता है E2 और E1 का। अतः रेखीय स्पेक्ट्रम से प्राप्त मान व सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मतलब जो कैलकुलेशन करके निकालेंगे मान, से तुलना करके तत्व की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसका बुक में भी इसको नहीं डिस्कस किया हुआ, आपको आंसर बता दिया, लिख लेना इसको, लेकिन पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन गैस के किसी प्रतिदर्श। अब प्रतिदर्श समझ लो क्या होता है, अगले चैप्टर में भी ये आएगा। प्रतिदर्श को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल। ठीक है, सैंपल, हिंदी में इसको नमूना बोल देते हैं, सैंपल। भी आपको हाइड्रोजन गैस का प्रतिदर्श दे दिया, मतलब कि आपको हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा दे दी, ये हो गया भाई सैंपल दे दिया। ठीक है भी, कुछ हाइड्रोजन गैस कुछ भी हो सकती है, 10 ग्राम 15 ग्राम भी, उतनी हाइड्रोजन गैस दे दी, उसको प्रतिदर्श बोल दिया। अब इसमें अधिकांशतः परमाणु n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में है। भी इसमें जो आपको सैंपल दिया है इसमें ज़्यादातर जो परमाणु हैं वो n बराबर 1, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 1 कक्षा में उपस्थित है। इस गैस में से दृश्य प्रकाश गुजारे जाने पर भी, जो हाइड्रोजन गैस आपको दी है इसमें से क्या गुजार दें, दृश्य प्रकाश गुजार दें, मतलब इस पर लाइट डाल दें, अपने जो अपने प्रकाश देखते हैं वो क्या करें, इस हाइड्रोजन गैस पर डाल दें। तो आपको पता है जो दृश्य प्रकाश डालेंगे, मतलब एक हिसाब से अब आप गैस को क्या दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा ही है और वो प्रकाश आप इस गैस पर डाल रहे हो, मतलब इस गैस को आप क्या दे रहे हो, ऊर्जा।
कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। भी इस दृश्य प्रकाश में से कुछ भाग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेती है ये जो हाइड्रोजन गैस है। तो किस श्रेणी लाइमन अथवा बामर की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अधिकतम अवशोषण होता है। मतलब आपको ये कहा हुआ है कि जब आप क्या करोगे, देखो ये n बराबर 1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग हर एक परमाणु में, कि आपको पता है गैस के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे और हर एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन सारे किस में है, n बराबर 1 कक्षा में। अब आपको कह दिया भी इसको ऊर्जा दे दी अपने, ठीक है, ऊर्जा दे दी, ऊर्जा की दी किसके रूप में, दृश्य प्रकाश के रूप में। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, ऊपर वाली कक्षाओं में चले जाएंगे, चाहे जिस मर्जी में जाएं, दूसरी में, तीसरी में। लेकिन जा किस कक्षा से रहे हैं, n बराबर 1 कक्षा से जा रहे हैं। तो देखो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, भी दृश्य प्रकाश आ गया तो उसका आंसर बामर श्रेणी ही होता है। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। दृश्य प्रकाश आपसे पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, वो देखो। आपको कहा है कि ये दृश्य प्रकाश क्या है, आपने दिया है, इसको देने पर क्या हुआ है, जो आपका n बराबर 1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षा में चला गया। तो देखो ऊपर वाली कक्षा से जब नीचे वाली n बराबर 1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो अपने को लाइमन श्रेणी मिलती है। तो अब अवशोषण करके n बराबर 1 से ऊपर में जा रहा है तो अब भी अपने को क्या मिलेगी, लाइमन श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे आंसर है वो n बराबर 1 है, इसके लिए क्या होती है, लाइमन श्रेणी होती है। तो आपको दृश्य प्रकाश यहाँ पे ओनली ऊर्जा माननी है, इसका श्रेणियों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो उस दूसरे कंडीशन में होता क्या है, बामर श्रेणी में, उसमें इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न कक्षा में आता है और n बराबर 2 कक्षा में आता है, तब जो अपने को जो यहाँ पे फोटोन मिलता है या लाइट मिलती है वो दृश्य प्रकाश होती है। तो n बराबर 2 तो यहाँ पे लिया ही नहीं हुआ, n बराबर 1 लिया हुआ है। तो n बराबर 1 वाली जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है, आपकी लाइमन श्रेणी। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, एक बार इसने मुझे भी कन्फ्यूज कर दिया, लेकिन आपको आंसर इसका लाइमन श्रेणी ही लिखना है, ठीक है। तो अब वही आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रतिदर्श यानी सैंपल में अधिकांशतः परमाणु n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में है, तय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण n बराबर 1 में कर उच्च कक्षाओं में संक्रमण करेंगे, अतः स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी का अधिकतम अवशोषण होगा, लाइमन श्रेणी मिलेगी क्योंकि n बराबर 1 है। तो अब नेक्स्ट देखो, बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा से क्या आशय, इसकी क्या शर्त है। तो वैसे तो आपको चैप्टर में बताया था, चलो फिर भी मैंने यहाँ पे करवा दिया क्वेश्चन कि स्थायी कक्षा क्या होती है, कि वो निश्चित पथ होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ पर, उसको स्थायी कक्षा बोल देते हैं। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा से आशय है कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं तथा इन वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता और न ही उत्सर्जन। ये बोर ने बताया था। इसकी शर्त क्या है कि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा का न तो अवशोषण करता और न ही उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, बामर श्रेणी अन्य श्रेणियों से पहले प्रेक्षित व विश्लेषित हुई, इसके लिए आप कोई कारण सुझा सकते हैं। कि आपको कहा हुआ है समझो क्वेश्चन क्या है कि बामर श्रेणी का पता सबसे पहले चला, जो आपको मैंने बताया था ना फॉर्मूला ऊपर, वो सबसे पहले बामर ने दिया था, फिर बामर के फॉर्मूले को रिडबर्ग ने थोड़ा सा सेट करके लिखा था। तो पहले बामर श्रेणी का क्यों पता लगा, इसका कारण क्या था, आपसे पूछा है कि प्रेक्षित मतलब उसका पहले पता और विश्लेषित यानी उसका एनालिसिस हुआ, पहले खोज इसकी पहली हुई बामर श्रेणी की लाइमन से। तो इसका कोई कारण बता सकती हो भी खोज पहले क्यों हुई है। तो इसका कारण यही हो सकता है क्योंकि देखो, क्योंकि बामर श्रेणी में प्राप्त स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में प्राप्त होता है, यानी कि जो लाइट अपनी आंखों से देख सकते हैं उस लाइट के फोटोन का क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है बामर श्रेणी में, ठीक है, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि दृश्य प्रकाश ही है जिसको अपने आंखों से देख सकते हैं। अतः यही श्रेणी पहले प्रेक्षित व विश्लेषित हुई। देखो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको अगर अपने देखेंगे तो अपनी आंखें खराब हो जाएंगी, अपनी आंखों के लिए हानिकारक है, ठीक है, उसको अपने डायरेक्ट नहीं देख सकते। दूसरा, अगर आप मैं बात करूं पाश्चियन ब्रैकेट और फंड की, तो उसमें अवरक्त तरंगें प्राप्त होती हैं, और अवरक्त तरंगें आपको पता है टीवी के रिमोट में होती हैं, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, तो टीवी के रिमोट वाली किरणों को आप नहीं देख सकते। तो इन श्रेणियों का पता भी अपने को डायरेक्ट नहीं लगा, लेकिन डायरेक्ट अगर अपने आंखों से देखना चाहें श्रेणी तो बामर श्रेणी के लिए देख सकते हैं। अभी अपने को लाइट निकलती दिखेगी डायरेक्ट आंख से, क्योंकि ये वाली लाइट क्या होती है, दृश्य प्रकाश होती है, तभी बामर श्रेणी पहले खोजी गई, ठीक है, इसका ये कारण है। नेक्स्ट देखो आते हैं आंकिक प्रश्न। तो अब आपके जो इसमें निबंधात्मक प्रश्न हैं वो तो सारे क्या हैं, जो जो इसमें बड़े बड़े टॉपिक हैं वो सारे ही हैं, ठीक है ना, वो आपके नोट्स में बने हुए हैं, सारा कुछ आपने किया हुआ है।
अब देखो इसमें स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में अपने पहला और छठा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है पहले कि यदि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम है तो बामर व पाश्चियन श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। आपको कहा हुआ है लाइमन की दी हुई है और बामर और पाश्चियन की पूछी और किसकी, प्रथम रेखा की। तो प्रथम रेखा मैंने आपको कहा था कि n1 का मान तो श्रेणी के हिसाब से आएगा और n2 का मान इससे एक ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर लाइमन श्रेणी की बात करूं तो n1 का मान तो 1 होगा और n2 का मान 2, यानी पहली रेखा तो तभी मिलेगी जब दूसरे से पहले में आएगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बामर की बात करूं तो n1 का मान तो 2 और n2 का मान 3। पाश्चियन की बात करूं तो n1 का मान 3 और n2 का मान 4, तभी प्रथम रेखा मिलेगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो। ठीक है, अब देखो क्या है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको अलग तरीके से किया हुआ है कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि आपको रिडबर्ग नियतांक का मान नहीं दिया तो मैंने इसका मान नहीं रखा, लेकिन आप इसका मान यूज कर सकते हो, उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे नोट्स में ऐसे बना हुआ है तो मैंने तभी इसी तरीके से समझा रहा हूँ। तो देखो लाइमन श्रेणी के लिए आपको दी हुई है तो 1216 एंगस्ट्रॉम दी हुई है और n1 और n2 के मान आपको बता ही दिए, 1 और 2 हैं। तो इस फॉर्मूले में अपने क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। लैम्डा का मान दिए हुए है बामर श्रेणी के लिए, लाइमन के लिए, तो आर का मान यहाँ से निकाल लेंगे। और वैसे आपको पता है आर का मान 1.0973 इंटू 10 की पावर क्या होता है, 7 रिडबर्ग नियतांक का मान होता है, 10 की पावर 7, और यहाँ पे ये जो मात्रक आता है मीटर इनवर्स आता है इसका। ठीक है, तो आर का मान ये आ गया। आर का मान अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ऊपर वाला। अब देखो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा हेतु अपने लैम्डा बी लिख दिया। लैम्डा बी का मतलब बामर श्रेणी की रेखा है, और आर का मान ये ऊपर वाला पुट कर दिया, और यहाँ पे 1/n1 1/n1 स्क्र 1/n2 स्क्र, तो 1/4 1/9, ये 9 - 4 यानी 36, यानी 5/36 आ जाएगा ये। और इसको क्या करेंगे, लैम्डा बी का मान निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, यानी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो नीचे 4/5 और ऊपर ये, और ये आ जाएगा 6566 इंटू 10 की पावर -10, यानी 6566 एंगस्ट्रॉम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह पाश्चियन के लिए निकालना है तो n1 का मान प्रथम रेखा के लिए 3 और n2 का मान आपके लिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा पाश्चियन श्रेणी के लिए। तो पाश्चियन में भी वही मान रखो, जो इसका लघुत्तम आएगा, क्या आएगा एलसीएम इसका 1/9 - 1/16, और मैंने आपको बताया एलसीएम 16 इंटू 9 लिख लो, और ये वाला 16 इधर भेज दो और ये वाला 9 इधर भेज दो, 16 - 9 7/144, और ये 144/7 हो जाएगा। और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो 18,761 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 का बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्या कर सकते हो, यहाँ ये वाली इतनी बड़ी वैल्यू ना लिख के सीधा लिख दो 1.0973 इंटू 10 की पावर 7, तो फिर भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर ए से सी के संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा ऊर्जा स्तर बी से सी के संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटोन उत्सर्जित होते हैं। तो ऊर्जा स्तर ए से बी के संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य भी आपको 3 ऊर्जा स्तर दिए हुए हैं, 3 लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, ए बी सी इनके नाम है, आपको कह दिया ए बी और सी। अब आपको ए को ऊपरी क्यों लेना है, सी को नीचे, क्योंकि आपको कहा है कि ए से सी में संक्रमण करता है, तो ए से सी में संक्रमण करता है मतलब ऊपर से नीचे आता है, तभी क्या करता है, फोटोन का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन तभी करेगा जब उच्च से निम्न कक्षा में आएगा। हो तो ऐसे भी सकता है भी ये ए यहाँ हो और सी ऊपर हो, लेकिन तब अवशोषण आएगा, अवशोषण करके ऊपर वाली कक्षा में पहुँच सकता है। उत्सर्जन आया तो ए ऊपर लेना और सी नीचे, तो ए से सी में जाता है तो यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य मिलती है वो अपने को 1000 मिलती है, 1000 एंगस्ट्रॉम। और जब इस बी से सी में जाता है तो तब अपने को यहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या मिलती है, 5000 मिलती है। अब आप कहोगे भी सर ये बी तो यहाँ भी हो सकता है, ऊपर बी यहाँ ले अपने बी, बीच में क्यों लिया, कारण क्या है, आपको पता है कि जब यहाँ पे ऊर्जा का गैप ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम होती है, तो ये वाला गैप ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य यहाँ पे कम है। और यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, ये वाली 5000 एंगस्ट्रॉम हो रही है, तो अब गैप क्या हो गया, मतलब बी और सी के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ तो 1000 का गैप और यहाँ 5000। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन कोई जाए, यानी यहाँ से लेके और इस बी में जाए, तो कितने तरंग दैर्ध्य के फोटोन का उत्सर्जन, इसकी तरंग दैर्ध्य आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, जब भी फोटोन उच्च से निम्न कक्षा में आता है तो क्या होता है, जो ये उत्सर्जित करता है फोटोन,
इसकी जो ऊर्जा होती है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होती है, मतलब E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि गिवन क्या है आपको, लैम्डा ए सी, यानी ए से सी में संक्रमण करता है तो लैम्डा ए सी 1000 एंगस्ट्रॉम। तो उत्सर्जित ऊर्जा ई ए सी लिख दिया, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे लिख दिया। ई ए सी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एच सी बटा में लैम्डा ए सी आ जाएगा। और ई ए सी को अपने लिख सकते हैं ई ए माइनस ई सी, मतलब उच्च में से निम्न वाली ऊर्जा माइनस कर दो, ये समीकरण नंबर 1 होगी। इसी प्रकार आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा बी सी दिया हुआ है, जब बी से सी में संक्रमण करता है और बी से सी के संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई बी सी हो जाएगी, और ये एच सी बटा लैम्डा बी सी की इक्वल आ जाएगी। तो ई बी माइनस ई सी आएगा वो एच सी बटा लैम्डा बी सी की इक्वल आ गया, तो ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब आपको क्या करना है, ए से बी के संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा निकालनी है। वो ऊपर वाली तो दोनों दी हुई हैं, ए से सी में और बी से सी में, और ए से बी में निकालनी है। तो ए से बी में मान लिया अभी जो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा ए बी है, और ऊर्जा कितनी है, ई ए बी है, ए बी और सी ऊर्जा स्तर, तो ई ए माइनस ई बी इसके बराबर आ जाएगा। अब आपको निकालना है इस लैम्डा ए बी का मान, आपसे पूछा यही हुआ लैम्डा ए बी का मान। तो अपने देखो क्या करते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में से 2 माइनस कर देते हैं, समीकरण 1 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो ये वाली में से, इस राशि में से आपको ये वाली राशि माइनस करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड वाली माइनस, तो ये दोनों तो माइनस डायरेक्ट हो जाएंगी। ये देखो माइनस कैसे होंगे कि ई ए माइनस ई सी तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन में दिया हुआ है, ये माइनस ई सी, और नीचे वाली इक्वेशन को जब माइनस करोगे तो ये माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई बी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का, क्योंकि माइनस आपको करना है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा। तो ये इस ई सी से ई सी कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, ई ए माइनस ई बी, यानी इसमें से ये वाला माइनस करोगे, ये वाला माइनस का और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ई सी से ई सी कैंसिल, तो ई ए माइनस ई बी आपके पास जो आएगा वो ये आएगा, एच सी बटा लैम्डा ए सी माइनस एच सी बटा लैम्डा बी सी। तो ई ए माइनस ई बी का मान ये आ गया, लेकिन ऊपर आपने लिखा है कि ई ए माइनस ई बी समीकरण 3 में ये है, तो समीकरण 3 से ई ए माइनस ई बी का मान उठा के रख दो। कैसे रखो कि ये वाला मान है जो ई ए माइनस ई बी का है, इसको उठा के यहाँ ले आओ, एच सी बटा लैम्डा, तो ये माइनस के 2 पड़े ही हैं, तो दोनों तरफ देखो क्या होगा, एच सी कॉमन आके कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 बटा लैम्डा ए बी बराबर 1 बटा लैम्डा ए सी माइनस 1 बटा लैम्डा बी सी। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम लोगे तो दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, एलसीएम, और मैंने आपको बताया तरीका क्या है, इसको इधर लिखो और इसको क्या लिखो, इधर लिखो, तो लैम्डा बी सी माइनस लैम्डा ए सी और बटा में लैम्डा ए सी गुणा लैम्डा बी सी। ठीक है, अब ये लैम्डा ए बी के बराबर 1 बटा लैम्डा ए की ये वाली वैल्यू, और जब आप इसका उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा लैम्डा बी सी लैम्डा ए सी और अपॉन लैम्डा बी सी माइनस लैम्डा ए सी। अब इन सब के मान आपको पता है, लैम्डा ए सी का जो मान है वो क्या है, 1000 एंगस्ट्रॉम था, और लैम्डा बी सी का मान जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम गुणा 1000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम की स्क्वायर होगी ऊपर तो, और नीचे क्या आ गया देखो, 5000 एंगस्ट्रॉम में से 1000 एंगस्ट्रॉम माइनस करना आपको, तो 5000 माइनस 1000 और एंगस्ट्रॉम कॉमन आ गया, तो इस एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या बचेगा, 5000 गुणा 1000 बटा 4000, और इसको सॉल्व करोगे तो 1250 एंगस्ट्रॉम आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला एक ही यूज हो रहा है, कोई ज़्यादा फार्मूले नहीं यूज हो रहे। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, बार बार करके देखो 2-3 बार, फिर ये क्या आ जाते हैं, समझ में आसानी से आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है कि द्विआयनित लिथियम परमाणु है, यानी लिथियम का आपको परमाणु दिया हुआ और द्विआयनिता मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हुए हैं, मतलब लिथियम +2 दिया हुआ आपको, द्विआयनित का मतलब। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 3 है, पता है लिथियम का यही होता है, और हाइड्रोजन सदृश होता है। तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। मतलब जो इसको प्रथम से लेके यानी पहली कक्षा से लेके और तीसरी कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, उसको आपको क्या करना है, उसकी तरंगदैर्ध्य निकालनी है।
तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं उस हिसाब से चलो। और दूसरा पूछा हुआ है कि उत्सर्जित निकाय में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्रेक्षित होंगी। अब कितनी रेखाएं प्रेक्षित होंगी, रेखाओं को निकालने वाला फॉर्मूला अपने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वो सोचो आप कौन सा था जिसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या पता लगती है। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा इसमें क्वेश्चन में। गिवन आपको क्या है, z बराबर 3 दिया हुआ है, n1 का मान 1 दिया हुआ है, n2 का मान 3 दिया हुआ है। तो जब भी आपको क्या करना हो, नीचे वाली से ऊपर वाली कक्षा में भेजना हो तो पहले तरंग दैर्ध्य निकाल लो। 1/λ का मान वो आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2। आर का मान आपको पता है ये 1.0973 इंटू 10 की पावर 7, ये 3 का स्क्वेयर और ये 1/1 और ये 1/9 बनेगा। और 1 में से 1/9 को जब आप माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा 8/9। और ये 3 की स्क्वेयर का 9 इस नीचे वाले 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा ऊपर आपके पास, ऊपर तो 8 बचेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा 1.097 इंटू 10 की पावर 7 और नीचे क्या बचेगा 1। और जब लैम्डा का मान निकालना होगा तो रिवर्स कर दोगे, 1 ऊपर जाएगा और ये सारी वैल्यू नीचे। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे कैलकुलेशन करके, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या बनेगा 8 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसको 1 से डिवाइड करना हो तो देखो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, 1 से ये सीधा डिवाइड आप पॉइंट वाला आपको मुश्किल लग सकता पॉइंट वाला तरीका। तो पॉइंट वाले से बचने के लिए आपको 1 को 8 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, इसको 10 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से गुणा कर दो, तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर 10 में क्या करो आप इसका भाग दे दो 8 पॉइंट जो समथिंग बनेगा। तो ये 1.139 इंटू 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। पावर्स आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, तभी आप एंगस्ट्रॉम वगैरह में चेंज कर सकते हो। अब देखो ये इसको चेंज कैसे किया कि ये अपने पास आया था 0.1139 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए आपको पता है 10 की पावर माइनस 10 चाहिए। तो 10 की पावर माइनस 7 को 10 की पावर माइनस 10 बनाना है, तो पॉइंट को क्या करो इधर खिसका दो। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 3 अक्षर छोड़ के लगा दो, तो 113.9 और यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। यह तरीका आपको मैंने बताया हुआ है भी। इस पॉइंट क्या करना आपको, 1139 को 113.9 बनाना है, मतलब 3 पॉइंट खिसकाने हैं, तो 1000 से गुणा 1000 से भाग, वैसे भी कर सकते हो। तो ये 113.9 एंगस्ट्रॉम या 114 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-1/2), ऊपर मैंने बताया। और उच्च कक्षा का मान n बराबर 3 दिया हुआ है यहाँ पे। तो n बराबर 3 के लिए जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या आ जाएगी वो 3 और 3 माइनस 1/2, यानी 3 गुणा 2/2, 3 रेखाएं आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन क्या है कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 65-64 एंगस्ट्रॉम हो तो रिडबर्ग नियतांक और तरंग संख्या का मान ज्ञात करो। आपको कहा हुआ है कि बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य है वो दी हुई है 6564 एंगस्ट्रॉम, तो रिडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात करना और तरंग संख्या का। अब इसमें पूछा हुआ है, रखना नहीं है आपको रिडबर्ग नियतांक का मान। तो देखो क्या है कि प्रथम रेखा बामर श्रेणी की कब आती है, आपको पता है कि बामर श्रेणी के लिए n1 तो 2 होगा और प्रथम रेखा के लिए आपको पता है n2 का मान 3 होगा, इससे जस्ट 1 ज़्यादा। तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र लगाएंगे इसमें, और तरंग दैर्ध्य आपको ये दी हुई है 65-64। तो क्या होगा तरंग दैर्ध्य के सूत्र लगाने पर 1/λb बराबर r 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 1/λb बराबर r 1/2 का स्क्वेयर माइनस 1/3 का स्क्वेयर, और ये 1/λb r 1/4 माइनस 1/9। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे r और एलसीएम लेना आपको बताया 9 गुणा 4, और ऊपर क्या करो 9 को इधर ले जाओ और 4 को इधर, तो ये 36/5 r आ गया। अब आपको देखो निकालना क्या है, जो चीज़ आपसे पूछी हुई है वह चीज़ आप निकालो। आपसे किससे पहले रिडबर्ग नियतांक पूछा हुआ है, तो आपको पता है इस लैम्डा बी का मान दिया हुआ और इस आर का मान पूछा है, तो इस आर को लैम्डा बी की जगह पे और लैम्डा बी को यहाँ पे ले आओ, और लैम्डा बी का मान रख दो 65-64 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर माइनस 10। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.0969 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये 1.097 इसको 1.969 को आप 1.97 लिख सकते हो, और इंटू 10 की पावर 7 ये रिडबर्ग नियतांक का क्या होता है, मान होता है। मीटर इनवर्स क्या होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो ये रिडबर्ग नियतांक आ गया। अब नेक्स्ट तरंग संख्या निकालनी है, तो तरंग संख्या मैंने आपको बताया था क्या होती है 1/λb, यानी तरंग दैर्ध्य का उल्टा व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तरंग संख्या।
तो यहाँ पे 1/λ का मान निकालना, तो लैम्डा बी आपको पता ही है, इसका मान पुट करो आप। तो अब देखो इसको सॉल्व मैंने किया हुआ है, आपको पता है भी ये 6584 है, ठीक है। इसको एक में भाग तो मुश्किल से हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 10,000 बन जाए तो 10,000 में तो भाग दे सकते हो। तो 10,000 बनाने के लिए क्या किया, इसको ये वाली 10 की पावर -10 को ऊपर लेके गए तो 10 की पावर 10 बनी, और इस 10 की पावर 10 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 4 10,000 बन गया, और इसमें 65-64 का भाग दो तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 1.523 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 6। इसको देखो क्या लिख दिया 15.23 इंटू 10 की पावर 5 या 15 इंटू 10 की पावर 5। ये आंसर मैच किया हो बुक से, अगर आप इतना आंसर भी निकालते हो तो ये आंसर भी आपका सही है, इसके साथ यूनिट लगा दो मीटर इनवर्स, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर ओनली बुक से मैच करने के लिए मैंने निकाला हुआ। तो एक बार इस वीडियो में मैं इतनी क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर रिमेनिंग क्वेश्चन करवाने लग गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ तो इसके 4-5 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और फिर अपने उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से, वो डिस्कस करेंगे। फिर आपका ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट, एक लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट करो, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे या तो